सोबिया की मदद से उसे बंगले पर काम मिल गया था। गुजर बसर आसानी से हो रहा था। हर माह कुछ पैसे बच जाते जिसे वो इलाज के लिए जमा कर रही थी। हॉस्टल से बंगला और बंगले से सीधा हॉस्टल। शहर लाहौर की गर्मी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी थी। वक्त बीत रहा था। शदीद बारिशों ने शहर को निखार दिया। अब जाड़ा आहिस्ता से हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रहा था। उस शहर की एक ख़ास बात थी, शिद्दत। हर मौसम की अपनी शिद्दत थी। यहाँ जुनून था। यहाँ हवाओं का राज होता तो जम कर होता। गर्मी की शिद्दत ऐसी कि सब पिघल जाते और सर्दी ऐसी कि खून जमने लगता। ऐसी शिद्दत आयशा ने कराची में नहीं देखी थी। वो इस शहर को अक्सर मजाक में शहर शिद्दत कहा करती थी। दिन महीनों में और महीने सालों में ढलने लगे। अब्दुल्ला बड़ा होता जा रहा था। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, किसी कोयल जैसी। उसकी चाल ढाल भी लचकीली थी। उसने आयशा जैसा ही रंगो रूप पाया था। गोरा चिट्टा रंग, गुलाबी होंठ और सुतवा नाक। बस उसका कद उसकी उम्र से ऊंचा था। अब्दुल्ला 4 साल का हो गया। आयशा अभी तक बंगले पर ही काम करती। इलाज की गर्ज से अच्छी खासी रकम वो जमा कर चुकी थी। अब्दुल्ला को अपने आंचल में छुपाए ज़माने के सर्दो गर्म से बचाते बचाते 4 साल गुजर गए थे। बंगले से वापसी पर सोता हुआ अब्दुल्ला उसकी गोद में था। भरी शाम थी। सड़कों पर हजूम था। वो पैदल चलती हुई बस अड्डे तक जा रही थी। जभी पास से गुजरते बाइक वाले ने उसे आंख मारी थी। बाइक जा चुकी थी लेकिन आयशा सिमट गई थी। उस लड़के ने तो सिर्फ एक आंख दबाई थी। शायद उसकी रूह को तस्कीन मिली हो, लेकिन आयशा का हाल देखने लायक था। उसने सारी दुआएं पढ़ डाली। कदम तेज रफ्तारी से उठाते हुए वो बस अड्डे पर पहुंचकर रुकी। बार बार पीछे पलट कर देखती। कभी मुगीस का चेहरा आंखों में आता तो कभी आमिर का। हॉस्टल पहुंचकर वो कमरा बंद करके घंटा भर रोती रही। आखिर सोबिया दस्तक देकर अंदर आई थी। उसकी हालत देखकर सोबिया परेशान हो गई। रोना तो बंद करो आयशा, हुआ क्या है ये बताओ। सोबिया ने उसे पानी पिलाया। एक बाइक वाले ने आंख मारी थी, आयशा ने शर्मिंदगी से बताया। एक बाइक वाले ने आंख मारी थी? उफ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सोबिया की जान में जान आई। तो ये क्या मामूली बात है सोबिया? आयशा ने खफगी से उसे घूरा था। तो फिर ये तो आम सी बात है। हर घर से निकलने वाली लड़की को कभी ना कभी तो ये फेस करना पड़ता है। सोबिया ने उसे रसान से समझाया। मगर मुझे ये सब आम नहीं लगता। मेरे नज़दीक ये मामूली बात नहीं है। क्या ये मर्द इतने खोखले होते हैं कि एक आंख दबाने से उनके जज्बात की तस्कीन हो जाती है? क्या ये सब हिरासमेंट में नहीं आता? कब तक यूं ही इन बातों को मामूली समझते रहेंगे? आयशा ने थके थके अंदाज में अब्दुल्ला को देखा जो उसकी बातों को पूरे ध्यान से सुन रहा था। पता है आयशा, जब मैं नई नई जॉब के लिए अपने घर से निकली थी तो एक दिन मैं इंटरव्यू देकर लौट रही थी। मेरे सामने से एक बाइक आ रही थी जिस पर 2 लड़के सवार थे। बाइक बहुत स्पीड में थी। जैसे ही मेरे करीब से गुजरी, पीछे वाले लड़के ने जानबूझकर अपने हाथ खोल दिए और उसके हाथ मेरे सीने पर किसी हथड़ की तरह लगे थे। मेरे हाथ में पकड़ी फाइल कीचड़ में जा गिरी। तकलीफ की शिद्दत से मेरे आंसू बह निकले। खौफ अलग दिल में बैठ गया। घर जाकर अम्मा को बताया। दिल तो उनका भी तड़पा, लेकिन अगर मैं ये सोचकर घर बैठ जाती तो सबका गुजारा कैसे होता। बाबा थे नहीं, भाई छोटा था बहुत। बस फिर सब कुछ मामूली समझकर बर्दाश्त कर लिया। हर लड़की यही करती है। सब हैरासमेंट का शिकार हैं, मगर मजबूरी ने मुंह पर ताले लगा दिए हैं। किसी को आंख मारी जाती है, किसी को हाथ। किस किस से लड़ेंगे हम आयशा? सोबिया आज पहली बार किसी की बात पर दुखी नज़र आ रही थी, वरना वो हमेशा बहुत खुश नज़र आती थी। आज आयशा को अंदाज़ा हुआ था कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी कोई ना कोई दुख ज़रूर छुपा होता है। हम लड़ेंगे सोबिया, जहाँ तक आवाज़ उठा सकेंगे हम लड़ेंगे। आयशा ने मुस्कुराकर एक नई उम्मीद को जन्म दिया। गुज़रे सालों में सोबिया ने हमेशा उसका साथ दिया था। वो अब्दुल्ला की हकीकत से वाकिफ़ थी, लेकिन उसने दूसरों की तरह ना तो हकारत से उसे देखा और ना कभी अब्दुल्ला को कमतर समझा। वो उसे पढ़ाने लगी थी। अब्दुल्ला 5 साल का हो गया। तुम्हें नहीं लगता आयशा हमें इसका किसी स्कूल में दाखिला करवा देना चाहिए? सोबिया ने अब्दुल्ला को टेबल याद करने के लिए देकर बिठाया। मुझे डर लगता है सोबिया, अगर किसी को इसकी हकीकत पता चल गई तो? आयशा के लहजे में खौफ था। आयशा, तुमने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए हैं। बंगले पर काम करते भी अरसा गुजर गया।
अगर तुम उनसे मदद लोगी तो तुम्हें मदद भी मिल जाएगी, तो क्यों ना हम पहले इसको डॉक्टर को दिखा लें जिसका पता तुम सालों से संभाल रही हो। सोबिया ने उसे रास्ता दिखाया। हाँ ये ठीक है। आयशा ने अपने छोटे से बैग से सालों पुरानी पर्ची निकाली जिसमें मशहूर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर लियाकत अली मिर्ज़ा का नाम लिखा था। ये वो डॉक्टर हैं जिनसे इलाज करवाना है। आयशा उम्मीद से उस पर्ची को देख रही थी। डॉक्टर लियाकत अली मिर्ज़ा। सोबिया ने वो नाम दोहराया। आयशा से पर्ची छीनकर उसने 2 दफ़ा नाम पढ़ा। क्या हुआ सोबिया, तुम जानती हो क्या इन्हें? आयशा ने उसे हैरान परेशान देखकर पूछा। ये वही हैं जिन्होंने कई बच्चों की कामयाब सर्जरी करके उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी दी, पाकिस्तान के मशहूर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। सोबिया ने धीमी पड़ती आवाज़ में पूछा। हाँ वही हैं, यही मेरे अब्दुल्ला के लिए कुछ कर सकते हैं। आयशा के लहजे में आस ही आस थी। आयशा ये अब नहीं रहे, कल रात ही को न्यूज़ में देखा था मैंने। ही इज़ नो मोर। सोबिया ने गहरा सांस भरा। क्या? आयशा को सदमा पहुंचा था। सोबिया ने अपना फ़ोन निकालकर गूगल किया। मशहूर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर लियाकत मिर्ज़ा कोरोना से शहीद हो गए। आपने 146 बच्चों की सर्जरी करके उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी दी। आपका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स में होता है। इससे आगे अल्फाज धुंधला गए। मोबाइल की स्क्रीन पर आयशा के आंसू कतरा कतरा टपके थे। आयशा संभालो खुद को, खुदा एक दर बंद करता है तो 10 और खोल देता है। जिस फाउंडेशन के साथ ये काम करते थे हम वहाँ जाएंगे, कोई और डॉक्टर हमारे अब्दुल्ला का इलाज करेगा। तुम परेशान ना हो, मैं कल ही सब मालूम करती हूँ। सोबिया ने उसे एक बार फिर साथ निभाया था। पूरी रात आयशा अब्दुल्ला से लिपट कर रोती रही थी। उसने सारा वक्त पैसे जोड़ने में लगा दिया। ये तो ख्याल ही नहीं रहा कि मौत हर वक्त ज़िंदगी पर शिकंजा कसने को तैयार रहती है। एक बार फिर बहुत भारी गुजरी थी ये रात। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। वो बहुत ही भारी दिल से बंगले पर जाने को तैयार हुई। मामूल की तरह अब्दुल्ला उसके साथ था। जो अब्दुल्ला को देखता उसे लड़की समझता। आज का दिन उसने बहुत मुश्किल से गुजारा था। उससे बिल्कुल काम नहीं हो रहा था। मामा, अब्दुल्ला ने उसे ढीले हाथों से काम करते देखकर आवाज़ दी। हाँ मेरा बच्चा। आयशा ने मोहब्बत से उसे देखा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है मामा, जल्द ही आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपको ऐसा ही बड़ा घर देंगे। मैं ठीक हो जाऊंगा मामा, स्कूल भी जाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा। फिर आप कोई काम ना करना, हम दुनिया घूमेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अब्दुल्ला अपनी धुन में मगन अल्लाह को पुकार कर ख्वाब बुनता जा रहा था। आयशा मुस्कुराने लगी थी। आसपास मौजूद फरिश्तों ने आमीन पढ़ दी। वो तो खुदा को सबसे प्यारा था। वो मांगता तो कैसे ना मिलता। उसकी हर बात पर दुआ कबूलियत का दर्जा रखती थी। वो था जिसकी दुआएं लोगों की ज़िंदगी बदल देती हैं, तो उसकी माँ की ज़िंदगी क्यों ना बदलती। वक्त का पहिया घूम रहा था आहिस्ता आहिस्ता। अब्दुल्ला की हर दुआ कबूल होने वाली थी। नाइला ने आमिर की माँ को दिन में तारे दिखा दिए। आमिर के ऑफिस जाते ही वो सारा काम उन्हीं से करवाती। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि वो उनको मारती पीटती और कभी कभी खाना भी ना देती। उनकी पसंदीदा टीवी वो बेच चुकी थी। करने को सिर्फ काम बचा था। उनका दिल हर वक्त आयशा को याद करता। वो दिल ही दिल में खुदा से माफ़ी मांगती रहती। तो माफ़ी खुदा नहीं देता, माफ़ी तो वही देता है। उन्होंने आयशा पर जुल्म किया था, उसकी औलाद को धुतकारा था। आज उनकी अपनी औलाद ने उन्हें धुतकार दिया। वो महीनों उनसे बात नहीं करता था। नाइला की हर बात उसके लिए सच थी और माँ की हर बात झूठ। ऐसे ही एक दिन वो नाइला से धक्का खाकर गिरी तो टांग टूट गई। दोनों मियाँ बीवी उन्हें ओल्ड हाउस छोड़ आए। वो जो अब्दुल्ला की पैदाइश पर बेटे की इज्जत को खाक होता समझ रही थी, उनके नॉर्मल बेटे ने उन्हें खाक कर दिया था। नाइला को मनमानियाँ करने की खुली छूट मिल गई थी। वो फितरतन अय्याश लड़की थी जिसका पहला निकाह इसी वजह से टूटा था। उसके याराने सारे जहान में मशहूर थे, इसीलिए उसके घर वालों ने सादगी से 4 दिन में उसकी शादी आमिर से कर दी थी। आमिर की अम्मा की मौजूदगी में वो सिर्फ फ़ोन की हद तक अय्याश थी। अब तो घर में कोई नहीं था जो उसे देखता और उसकी चौकीदारी करता। आमिर के ऑफिस जाते ही अब घर में उसका कोई ना कोई आशिक मौजूद होता। घर की हालत गंदी होती जा रही थी और नाइला दिन ब दिन संवरती जा रही थी। पुराने वाला आशिक उस पर जी जान से पैसा लुटाता। यूं ही दिन गुजर रहे थे। मोहल्ले वाले देखकर बातें बनाते। कोई चस्के लेता तो कोई इस्तगफार का विर्द करता। बात यहीं तक रहती तो शायद आमिर को पता ना चलता, मगर अब तो मोहल्ले के लड़के भी उसके घर आने जाने लगे थे। मोहल्ले वालों ने मिलकर आमिर से शिकायत की। वो ना माना। उसकी आंखों पर नाइला की मोहब्बत की पट्टी जो बंधी हुई थी।
एक दिन वो किसी काम से दोपहर को घर आया। दरवाजे की चाबी उसके पास थी। उसने दरवाज़ा खोला और नाइला को सरप्राइज़ देने की गर्ज से दबे पांव बेडरूम तक गया। अंदर के मंजर ने उसे गुंग कर दिया। नाइला पिछली गली के अली के साथ बिस्तर पर नीम दराज थी। वो दोनों मोबाइल से सेल्फीज लेने में मगन। नाइला ने ब्लैक बैकलेस डीप नेक मैक्सी पहन रखी थी। वो मज़े से अली की बाहों में झूल झूल कर पोज दे रही थी। अली ने उसे कमर से कसकर पकड़कर अपने करीब किया। सेल्फी क्लिक कर गया। अली तुम भी ना? नाइला ज़ोर से हंसी थी। आमिर के कदमों तले ज़मीन सरक गई। उसने अपनी औलाद पर थूका था, अपनी पाक दामन बीवी को जलील किया था। आज किस्मत ने उस पर थूका था। वो तो पता नहीं कब से दूसरों का थूका चाटता आ रहा था। कदम कदम पीछे हटता वो घर से निकल गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाकर अली का गिरेबान पकड़ता या नाइला से सवाल करता। वक्त ने मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया था कि वो सीधा फिजा आपा की दहलीज पर आकर रुका था। आयशा आयशा नंबर मिल गया। अगले ही दिन सोबिया नंबर निकाल लाई। कॉल करके पूछ लेते हैं आप। वो खुद ही नंबर मिलाने लगी। रिंग जा रही थी। वो दोनों सांस रोके बैठी थी। अब्दुल्ला पास ही दुपट्टा ओढ़े दुल्हन बना बैठा था। उसके खेल ऐसे ही होते थे। फ़ोन उठा लिया गया। जी वो हमें अपने बच्चे का इलाज करवाना है। सोबिया को समझ ना आई कहाँ से बात शुरू करे। आहिस्ता आहिस्ता उसने दूसरी तरफ से पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिए और फ़ोन बंद करके आयशा की तरफ पलटी, जो सांस रोके बैठी उसे ही देख रही थी। मुबारक हो आयशा, तुम्हारी मुश्किलें ख़त्म होने वाली हैं। जुमे को फ्री ओपीडी होता है। अब्दुल्ला का इलाज भी मुमकिन है। बस 2 दिन और गुजार लो, फिर साथ चलेंगे हम, खुशी से कहती सोबिया ने उसे गले लगा लिया। शुक्र का एक आंसू आयशा की आंख से लुढ़क कर रब की बारगाह में सजदा रेज हुआ। आज वो बहुत अरसे बाद दिल से तैयार हुई। अब्दुल्ला को भी अच्छे कपड़े पहनाकर खूब पाउडर थोपा। सोबिया उसके बिस्तर पर बैठी उसके चेहरे की चमक देख रही थी। आयशा ने चादर लपेटकर छोटा सा पर्स पकड़ते सोबिया को चलने का कहा। जल्द ही दोनों चिल्ड्रन डिफेक्ट्स फाउंडेशन पहुंच गए। कुछ ही देर में उनकी बारी आ गई। आयशा के माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे चमक रहे थे। सोबिया के हाथ में दिया हाथ अब होले होले कांप रहा था। आमिर के तल्ख जुमले, अब्दुल्ला को कचरा कंदी में डालने की बात और साबिर भाई की कड़वाहट। पिछले कितने बरस वो इन्हीं जुमलों की कैद में ज़िंदगी गुजारती आई थी। प्रोफेसर डॉक्टर अफजल शेख और डॉक्टर अब्दुल हन्नान अंदर मौजूद थे। सलाम के बाद आयशा ने उन्हें बताया अब्दुल्ला ट्रांसजेंडर है। अब्दुल्ला डॉक्टर को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। दोनों गालों में डिम्पल नुमायां थे। आपको कब पता चला ये ट्रांसजेंडर है? डॉक्टर ने नरमी से पूछा। उनके अंदाज ने आयशा को बात करने का हौसला दिया। जी नर्स और डॉक्टर ने बताया था जब अब्दुल्ला पैदा हुआ। आयशा के लहजे में घबराहट थी। ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स 2 अलग चीज़ें हैं मिस आयशा। जब पैदाइश पर कोई नुक्स हो तो उसे इंटरसेक्स कहते हैं, और अगर बच्चे में कोई नुक्स ना हो लेकिन वो जिस जीन्स पर पैदा हुआ है उससे अलग जीन्स को पसंद करे या अपनाए तो उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। हमारी सोसाइटी में इन दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं किया जाता, जो गलत है। वो अब्दुल्ला को प्यार करते हुए आराम से तफसील समझाने लगे। आपका बच्चा इंटरसेक्स है आयशा, डॉक्टर ने आयशा को देखते हुए कहा। तो क्या इसका इलाज मुमकिन है? आयशा का दिल थमा था। आयशा, कुरान मजीद में है कि हमने जोड़े जोड़े पैदा किए, जिसका वाज़े मतलब है कि तीसरी जिन्स कोई जीन्स नहीं है। ये एक बीमारी है, चाहे इंटरसेक्स हो या ट्रांसजेंडर। दोनों सूरतों में इलाज मुमकिन है। डॉक्टर की बात ने आयशा में जैसे रूह फूंक दी थी। हमें अब्दुल्ला के कुछ टेस्ट करने होंगे, कुछ हार्मोन्स थेरेपीज़ होंगी, इसके बाद 2 या 3 सर्जरीज होंगी, ऑर्गन्स डेवलप किए जाएंगे। डॉक्टर उसे अच्छे से गाइड कर रहे थे। तो फिर अब्दुल्ला नॉर्मल लड़का बन जाएगा? अब के सोबिया ने पूछा। लड़का या लड़की, ये टेस्ट के नताइज पर मबनी होगा। अल्लाह ताला ने जिस जीन्स पर इसे पैदा किया है हम वही ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। टेस्ट और सर्जरी आपको खुद करवाना होगी, और सर्जरी के बाद की लाइफ टाइम मेडिसिन भी हम फ्री ऑफ स्टॉक आपको देंगे, जो माहाना तकरीबन 10,000 रुपये की होगी। यहाँ से आपको फ्री दी जाएगी। डॉक्टर ने तो जैसे उसे कोई आसमान दिखा दिया था जिसमें अब वो उड़ना चाहती थी। बस अब्दुल्ला के संग तारों के झुरमट में, चांद की ठंडी ठंडी रोशनी में 6 मास 2 साल के दरमियान ये इलाज मुकम्मल हो जाएगा। बस अब्दुल्ला को दवाएं लेनी होगी सारी ज़िंदगी। डॉक्टर की बात मुकम्मल हो चुकी थी। आयशा की आंखों ने सपने बुनने शुरू कर दिए। सोबिया उसे उठाकर कमरे से बाहर लाई। आयशा तो जैसे किसी अलग ही दुनिया में थी। आयशा अभी इलाज शुरू नहीं हुआ। आयशा के चेहरे के रंग देखकर सोबिया खिलखिलाकर हंस दी।
تم نہیں جانتی صوبیہ، کسی بھی ماں کے لیے اولاد کی زندگی، اس کی صحت اور اس کا نارمل ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ میں نے ایک عبداللہ کے لیے پوری دنیا چھوڑی ہے اور آج لگتا ہے رب نے پوری دنیا میری جھولی میں ڈال دی ہے۔ عائشہ کے ہر انداز میں خوشی ہی خوشی تھی۔ آج اسے پتہ چلا تھا تیسری مخلوق کوئی نہیں ہوتی، اللہ نے تو مرد پیدا کیے ہیں یا عورت۔ جس طرح پیدائشی طور پر کسی بچے کی انگلیاں جڑی ہوئی ہوں تو ہم سرجری کے ذریعے انگلیاں الگ کرواتے ہیں، ہاتھ کاٹ کر بیکار سمجھ کر اسے پھینکتے نہیں، اسی طرح یہ بھی ایک پیدائشی نقص ہے جس کا علاج کروا کے اسے ٹھیک کروانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ انہیں تیسری مخلوق یا عزت پر دھبا سمجھ کر کسی دلدل میں ڈال دینا۔ علاج شروع ہو چکا تھا، ٹیسٹ کے پیسے عائشہ کے پاس پورے نہیں تھے، NGO نے کچھ حصہ عائشہ سے لیا تھا اور باقی سب پیسہ وہ خود خرچ کر رہے تھے۔ دن رات آگے پیچھے، رات کے آگے دن، وقت دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ عبداللہ تھا نہیں، وہ تھی، اللہ نے اسے عورت کی طرز پر تخلیق کیا تھا، اسی لیے عبداللہ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمیشہ سے ہی لڑکیوں جیسا تھا۔ تھیراپیز ہوتی رہیں، دوائیں چلتی رہیں، NGO نے عائشہ کی ہر ممکن مدد کی، بہت سے مخیر حضرات NGOs کو ڈونیشن دیتے تھے، عائشہ کی بھی اور عبداللہ جیسے اور کئی بچوں کی بھی مدد کی جا رہی تھی۔ ایک سرجری 2.5 لاکھ روپے کی تھی، مگر عائشہ نے ہر بار صرف 50,000 ہی دیے، باقی پیسے ڈاکٹر انصر جاوید نے زکوٰۃ فنڈ میں سے پے کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ بنگلے پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ عائشہ نے عبداللہ کا علاج بھی بھرپور طریقے سے کروایا۔ صوبیہ ہر قدم پر ساتھ رہی، وہ کسی مسیحا سے کم نہیں تھی۔ ہر ماہ اپنے گھر ایک مخصوص رقم بھجوانا اس کی ذمہ داری تھی۔ گھر سے کبھی کوئی پلٹ کر اسے نہ پوچھنے آیا تو اس نے بھی عائشہ اور عبداللہ کو اپنی فیملی مان لیا۔ سرجریز مکمل ہو گئیں، عبداللہ ایک مکمل اور خوبصورت بچی بن گیا، علیزے عبداللہ، دمکتی رنگت، ستواں ناک، گلابی ہونٹ اور گالوں میں پڑتے گڑھے۔ آج پہلی بار اس نے 7 سال کی عمر میں گلابی فراک پہنی تھی تو عائشہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ نظر لگاؤ گی کیا ہماری بیٹی کو؟ صوبیہ نے اسے ٹوکا تھا۔ عائشہ نے جلدی سے نظریں ہٹا لی۔ محبت کی نظر ہی تو سب سے پہلے لگتی ہے، خاص کر ماں کی محبت کی۔ علیزے کے لبوں پر نکلی ہر دعا قبول ہو گئی تھی۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ عائشہ نے بھی مستقل مزاجی اور دعاؤں سے اپنی قسمت بدل ڈالی۔ ہر مہینے کی دوا لینے وہ NGO جاتے۔ عائشہ نے خود سے عہد کر لیا، جب بھی وہ کسی قابل ہوئی تو ضرور وہ برتھ ڈیفیکٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ علیزے نے ایک سرکاری اسکول جانا شروع کر دیا۔ زندگی اب ایک آسان راہ کی مسافر تھی۔ فضا کی دہلیز اس کے لیے خالی تھی، وہاں نہ عائشہ تھی اور نہ فضا۔ فضا کی وہ بیٹی جس کے مستقبل کے لیے صابر نے عائشہ کو دھکے دے کر نکالا تھا، صرف 14 سال کی عمر میں ایک نامحرم کی محبت کے پیچھے گھر کی دہلیز پھلانگ گئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اکیلے رہ گئے۔ محلے والوں کی باتوں سے تنگ آ کر گھر چھوڑنا پڑا۔ صابر کو دل کی بیماری لگی، کام چھوٹا تو بات فاقوں تک آ گئی، پیٹ کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں نصیب بن گئی۔ عامر ناکام و نامراد لوٹا تو نائلہ کو گھر میں سکون سے بیٹھے سیب کھاتا دیکھ کر آگ بگولا ہوا۔ بدذات کمینی عورت، وہ ایک دم ہی اس پر پل پڑا۔ اس کے بالوں کو نوچتے وہ اسے تھپڑ پر تھپڑ رسید کر رہا تھا۔ نائلہ نے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن عامر کی گرفت مضبوط تھی۔ نائلہ کے ہاتھ صوفے پر پلیٹ میں رکھی چھری لگ گئی۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے عامر پر وار کیا۔ چھری سیدھے عامر کی شارک چیرتی چلی گئی۔ نائلہ سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ عامر کی نگاہوں میں درد کی شدت کے ساتھ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ کسی کٹے شہتیر کی طرح زمیں دوز ہوا تھا۔ موت پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ موت اور زندگی کے کھیل میں اکثر زندگی چوک جاتی ہے، یہاں بھی موت جیت گئی۔ جلد ہی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ محلے داروں نے نائلہ کے خلاف گواہی دی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ گھر کو تالا لگ گیا۔ قدرت کا انصاف ہوا۔ عائشہ نے تو کبھی بد دعا بھی نہیں دی تھی، مگر وہ خدا ہے جو موجود ہے، جو دیکھتا ہے۔ جلد یا بدیر سب کی باری آئے گی، حساب تو چکانا پڑے گا۔ کوئی بے سہارا نہیں ہوتا، سب کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ بس یقین یقین کی بات ہے۔ عائشہ نے یقین کیا تھا، کامل کیا تھا۔ وہ ہار کر بھی جیت گئی۔ ہرانے والے جیت کر بھی ہار گئے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ عائشہ علیزے سے چھپتے چھپاتے سرونٹ کوارٹر تک کا فاصلہ طے کر گئی۔ فضا اسے آتے دیکھ کر خوشی اور حیرت سے گلے لگ کر رو پڑی۔ صابر جیسے آنکھوں پر یقین ہی نہیں کر سکا۔ عائشہ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، کہاں چلی گئی تھی؟ فضا والہانہ انداز میں اس کے ہاتھوں کو چومتی جا رہی تھی۔ کیا تم بھی یہاں ملازمہ ہو؟
साबिर ने बमुश्किल पूछा। आयशा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंग गई। नहीं साबिर भाई, मैं यहाँ की मालकन हूँ। ना गरूर, ना तकब्बुर और ना ही कोई घमंड। बस आजिज़ी से बोलती वो साबिर को शॉक्ड कर गई। फिज़ा ने ना समझते हुए उसके चेहरे को देखा। मामा आप यहाँ, फ्लाइट का टाइम होने वाला है, चले ना। अलीज़ा की आवाज़ पर वो पलटी थी। फिज़ा और साबिर उसके मामा कहने पर आयशा को तकने लगे। आओ चलो अलीज़े, मैं इन्हें घर के काम समझा दूँ, आती हूँ फिर। आयशा ने इत्मीनान से कहा तो अलीज़े गर्दन हिलाती वापस चली गई। आयशा, ये अलीज़े अब्दुल्ला तुम्हारी बेटी, वो बेटा ख्वाजा सरा। लफ्ज़ों को तोड़ती मरोड़ती फिज़ा कुछ कह ना सकी। ख्वाजा सरा। आयशा हंस दी। आपा, अल्लाह ने या तो बेटी दी है या बेटा। ख्वाजा सरा कुछ नहीं होता, कोई तीसरी मखलूक नहीं। अलीज़े मेरी बेटी है जिसमें पैदाइशी नुक्स था, जिसका इलाज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिज़ा के चेहरे पर खुशी फैल गई। वो बहन थी, कैसे खुश ना होती। साबिर के चेहरे पर सिर्फ शर्मिंदगी थी। वो सर झुका गया। आयशा ने घर की चाबियां फिज़ा के हवाले कर दी। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। जहन जैसे किसी पुरानी फिल्म को आंखों के पर्दों पर चलाने लगा। अलीज़ा स्कूल जाने लगी थी। बंगले की मालकन के बेटे की शादी में काम बहुत होने की वजह से अलीज़े भी आयशा का हाथ बटाने लगी। अब दोनों बंगले में सर्वेंट क्वार्टर में ही रहती थी। शादी की तकरीब में जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, वहाँ कुछ नामवर प्रोड्यूसर भी शरीक हुए। अलीज़े पर नज़र पड़ते ही कुछ प्रोड्यूसर्स ने उसे टीवी कमर्शियल के लिए ऑफ़र कर दी। वो ना करती रही। स्कूल से कॉलेज का सफ़र तय हो गया। प्रोड्यूसर्स ने पीछा ना छोड़ा। यूं वो 2 ड्रामों की हीरोइन कास्ट कर ली गई। अब वो मॉडलिंग भी करने लगी थी और उसका लंबा कद उसकी पहचान बन गया। हर जगह हर मुकाम पर आयशा ने उसका साथ दिया। हर शूटिंग में वो साथ होती। कब सर्वेंट क्वार्टर से बंगले तक का सफ़र तय हुआ, आयशा खुद भी नहीं समझ सकी थी। अलीज़े के मुंह से निकली हर दुआ कबूल हो जाती। वो कहती और पूरा हो जाता। खुदा ने उसे बेपनाह नवाज दिया था। सोबिया अपने घर वापस चली गई। उसकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी। उसकी भी शादी हो गई। मगर आयशा उसे भूली नहीं थी। वो अब भी बहनों से बढ़कर थी उसके लिए। मामा चलें जल्दी। अलीज़े गाड़ी का दरवाज़ा खोले उसकी मुंतज़िर थी। आयशा मोहब्बत पाश नज़रों से अपनी अलीज़े को देखने लगी।